Hello friends, today we are going to discuss Test of the D'Urbervilles by Thomas Hardy. थॉमस हार्डी ने टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स लिखना स्टार्ट किया था 1888 से 89 के दरमियान। और पहले जब वो नावल लिख रहा था तो उसके माइंड में से कुछ डिफरेंट नेम्स थे कैरेक्टर के जो उसने टेस्ट वर्ड यूज़ किया। वो इसके लिए पहले सोच रहा था वर्ड लव, सिस, सिसी एंड सू, बट एंड पे उसने जो नेम डिसाइड किया वो टेस्ट था। और उसने ये डिसाइड किया था कि इसको वो सीरियल्स में पब्लिश कराएगा, मीन्स जैसे एपिसोड होते हैं इस तरह से वो सीरियल्स में इसको पब्लिश कराएगा। और इसके लिए उसने टू पब्लिशर से बात की थी जो पहले कह रहे थे हाँ जी कि वो इसको सीरियल्स में पब्लिश करेंगे। बट देन हार्डी ने जब उनको नावल लिख के दिया तो उन्होंने थॉमस हार्डी को कहा कि वो अगेन कुछ चैप्टर्स की रिवीजन करे, कि कुछ चैप्टर्स को वो अगेन जो है वो लिखे। मे बी उसमें क्या रीज़न थी कि वो बार बार हार्डी को मजबूर कर रहे थे कि वो कुछ चैप्टर्स जो है वो कुछ सीन्स जो है उनको अगेन रीराइट करे, उनको अगेन जो है वो देखे थोड़ा सा। लेकिन हार्डी ने इनकार कर दिया जिसकी वजह से वो पब्लिशर्स फिर इसका काम उन्होंने पब्लिश नहीं किया। देन उसके बाद 1891 में ये स्टार्ट हुआ, सीरियल्स में पब्लिश हुआ। देन 1892 में इसको बुक फॉर्म मिली, मींस पहले वो सीरियल्स में पब्लिश हुआ था फिर देन 1892 में इसको उसने बुक फॉर्म में पब्लिश कराया। और इसके में कहा जाता है कि थॉमस हार्डी ने इसमें अपने नावल में टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स में वो कहते हैं कि उसने कुछ रिवीजन्स की, वो अगेन अपनी डेथ तक मींस 1928 तक इसमें डिफरेंट देखता रहा, डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट सीन्स को। और इस हार्डी के इस नावल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। इवन के कुछ रिमार्क्स के बाद हार्डी ने कहा कि अगर यही सिचुएशन रही तो मैं नावल नेक्स्ट नहीं लिख पाऊँगा। बट उसने फिर भी एक नावल लिखा ज्यूड द ऑब्सक्योर, उसके बाद उसने फिर कोई वर्क नहीं किया। चलें देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ टेस डर्बीफील्ड। टेस इज़ द हीरोइन, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। डर्बीफील्ड इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे हम कह सकते हैं कि ख़ानदान के नेम होते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम होते हैं इस तरह, जैसे खान मलिक हमारे यहाँ होते हैं तो इसी तरह वहाँ पे डर्बीफील्ड और इस तरह के नेम चल रहे थे। नेक्स्ट अच्छा, टेस्ट जो है वो स्टोरी की जब स्टार्ट होती है तो 16 ईयर इसकी एज होती है, बहुत इनोसेंट, इंटेलिजेंट और केयरिंग गर्ल होती है। नेक्स्ट है एलिक, एलिक डर्बीविल्स। अच्छा, एक जो है वो ये टेस डर्बीफील्ड है और जो एलिक है वो डर्बीविल्स है, ये डिफरेंट उनके ख़ानदान के फैमिली नेम है। एलिक जो है वो एक इट्स अ काइंड ऑफ ईवल, जिसको हम विलन कह सकते हैं, बैड कैरेक्टर कह सकते हैं। और ये जो है वो नावल में सीड्यूस करता है टेस को। नेक्स्ट वन एंजल क्लेयर। एंजल जो है वो नावल में नेक्स्ट ही विल मैरी टेस। और एंजल का करेक्टर अच्छा है बट इट्स अ काइंड ऑफ वी कैन से कम्प्लेक्स करेक्टर, उसमें काफ़ी चेंजेस आती रहती हैं, वो काफ़ी ख़ुद को चेंज करता है कुछ, जैसे वो ख़ुद को बट जैसे वो ख़ुद को अच्छा जाहिर करने की कोशिश करता है या जैसे वो ओपन माइंडेड बनने की कोशिश करता है, इस तरह से वो होता नहीं है। वो हम नावल में नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जॉन डर्बीफील्ड। जॉन डर्बीफील्ड इज़ द फादर ऑफ टेस। और ये काफ़ी ड्रिंक करता है, अल्कोहल, वाइन वगैरह, और काफ़ी जो है वो इसका बुरा कैरेक्टर होता है कह सकते हैं, बिकॉज़ ये इतना ख़ास कमा नहीं सकता, अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता, मीन्स ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने में नाकाम होता है। नेक्स्ट जॉन डर्बीफील्ड। जॉन, अच्छा इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जॉन डर्बीफील्ड JOHN जॉन, ये उसके टेस के फादर का नेम है। जो JOAN जॉन है ये टेस की मदर हैं, जॉन डर्बीफील्ड। नेक्स्ट एलिज़ा, जिसका निक नेम लीज़ा लू है, वो टेस की छोटी सिस्टर है। नेक्स्ट एब्राहम टेस का भाई है जो कि उससे छोटा है और टेस फैमिली में सबसे बड़ी है। इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही नावल स्टार्ट होता है तो उस टाइम कोई उनका इवेंट होता है तो वहाँ पे टेस और बाकी गर्ल्स डांस कर रही होती हैं, तो वहाँ पे आता है एंजल। उस वक्त एंजल और टेस की इतनी ख़ास मुलाकात नहीं होती, मीन्स वो थोड़ा सा एंजल जल्दी में होता है तो आके थोड़ा सा वो डांस करके वापस चला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जब वो गर्ल्स वहाँ पे डांस कर रही होती हैं तो टेस ने वाइट ड्रेस पहना होता है और उस पर रेड रिबन लगाया होता है। और लिटरेचर में हमें पता है कि वाइट ड्रेस या वाइट कलर जो है वो सिंबल है प्योरिटी का, इनोसेंस का, और रेड कलर इज़ अ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं डेंजर का। जो कि नेक्स्ट जो है वो टेस्ट की हमें थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताता है कि देयर इज़
समथिंग रॉन्ग विद हर। अच्छा, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो टेस 16 ईयर ओल्ड गर्ल होती है, बहुत इनोसेंट, इंटेलिजेंट और अनएजुकेटेड गर्ल होती है, और ये फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करना चाहती है। नेक्स्ट फिर एक दिन जॉन डर्बीफील्ड, जो कि काफ़ी ड्रिंक करता है, जो है वाइन वगैरह, उसकी एक दिन मुलाकात होती है पार्सन ट्रिंगम से। उनका एक नेबर होता है पार्सन ट्रिंगम, उससे इसकी मुलाकात होती है। तो वो इसको कहता है कि आपका ताल्लुक़ जो है वो डर्बीविल्स फैमिली से है, और ये काफ़ी रिच फैमिली है, जो कि विलियम द कॉन्करर 1066 में इनकी काफ़ी जो है वो कहते हैं रिच फैमिली थी, उनकी काफ़ी लैंड्स थी, काफ़ी जो है वो उनके पास मींस दौलत वगैरह थी। तो जॉन डर्बीफील्ड खुश हो जाता है, जाके फैमिली को बताता है, और फिर वो क्या करते हैं, जॉन और उसकी वाइफ टेस को वो भेज देते हैं डर्बीविल्स एट स्लोप्स में, कि टेस जो है वो जाए कुछ काम करे, और वहाँ पे इस तरह से वो उनके कुछ रिलेशंस बनेंगे अच्छी फैमिली के साथ। मतलब डर्बीविल्स एक बहुत जो है वो रिच ख़ानदान था, काफ़ी जिनके पास दौलत वगैरह थी, तो वो इसको भेज देते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। और वहाँ पे फिर इसकी मुलाकात होती है एलिक से। फिर एलिक की मदर जो होती है वो ब्लाइंड होती है, और एलिक उसके लिए, अपनी मदर के लिए टेस को जो है वो उसकी फेवर करता है कि वो इसको रख ले एज अ केयर टेकर फॉर हर बर्ड्स। काफ़ी उसके पास बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो उनको जो है वो उनकी केयर के लिए रख लेती है। और एलिक इसी दौरान कोशिश करता है टेस को सिड्यूस करने की, और उसको वो सिड्यूस कर भी लेता है। अच्छा, इससे पहले जब टेस वहाँ पे जाती है तो इससे पहले एक इंसिडेंट होता है कि टेस लोगों का एक हॉर्स होता है जिसका नाम होता है प्रिंस। वो हॉर्स टेस की निग्लिजेंस की वजह से, उसकी कह सकते हैं कि गलती की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बिकॉज टेस लोग कहीं जा रहे होते हैं, टेस अपने भाई अब्राहम के साथ, तो वो रास्ते में टेस जो है वो थोड़ी सी उसको नींद से आ जाती है, तो वो उनका हॉर्स कहीं इधर उधर हो जाता है, तो वो किसी चीज़ के साथ उसकी टक्कर लगती है, तो उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो टेस एक किस्म का वो खुद को ब्लेम भी करती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए वो जो है वो चाहती है कि वो भी कुछ करे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उसकी फैमिली के पास भी अब और कोई चारा नहीं होता, तो वो टेस को इस तरह से भेज देते हैं। बट टेस यहाँ पे इनकी फैमिली में जाना नहीं चाह रही होती डर्बीविल्स में, लेकिन ये उसको ज़बरदस्ती भेजते हैं। देन एलिक, फिर उसके बाद जब एलिक सीड्यूस करता है टेस को, तो टेस देन वापस आ जाती है घर, एंड देन शी गेव बर्थ टू अ बेबी जिसका नेम वो रखती है सॉरो। देन आफ्टर सम डेज़ वो जो सॉरो होता है उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सम इलनेस, और वो वहीं पे उसकी मीन्स थोड़े से दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, और टेस फिर अगेन जो है वो कुछ वहीं पे उसी विलेज में काम करती है। बट देन आफ्टर सम डेज़ वो एक साथ उनके साथ वाले विलेज में टेलबोथेस डेयरी होती है, वो वहाँ पे काम करने के लिए चली जाती है। फिर वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है एंजल से। अच्छा, टेस बिकॉज अनएजुकेटेड थी ना, उसके पास कोई स्किल थी, तो वो एज अ मिल्क मेड वहाँ पे काम कर रही होती टेलबोथेस डेयरी में। इसके अलावा उसने मतलब जितनी भी जॉब्स की कोई इतनी अच्छी नहीं थी। देन इसकी वहाँ पे मुलाकात होती है एंजल से, और एंजल और ये टेस दे फेल इन लव विद ईच अदर। बट एंजल टेस उसको जो है वो इनकार कर देती है एंजल को शादी के लिए, बट एंजल उसको अगेन एंड अगेन फोर्स करता है, और एट द एंड वो उनकी शादी हो जाती है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक ये होती है कि वो पहले टेस उसको नहीं बताती अपने पास्ट के बारे में, ऑल्दो शी ट्राइड मैनी टाइम्स कि वो उसको बता दे अपने पास्ट के बारे में, बट उसको एक कह सकते हैं कि मौका नहीं मिला, या जो है वो सही उसको जैसे वो एक्सप्रेस करना चाह रही होती नहीं करती। और एंजल भी उसको बार बार मीन्स कि जैसे कहा जाता है कि इट डजेंट मैटर, इस तरह से वो भी काफ़ी दफ़ा जब वो ट्राई करती है तो उसको टाल देता है। देन ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज, उसी दिन जो है वो एंजल भी टेस को अपनी थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, और टेस उसको माफ़ कर देती है। बट ऑन द अदर हैंड जब टेस उसको बताती है तो एंजल उसको माफ़ नहीं कर पाता, और एंजल ये डिसाइड करता है अब कि उन दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज। तो उसके बाद एंजल चला जाता है ब्राज़ील फॉर 1 ईयर, और टेस फिर अपने घर चली जाती है। बट देन वो उसके अपने मीन्स घर कुछ दिन रहने के बाद फिर कहीं पे चली जाती है काम करने के लिए, जो कि उनके नेक्स्ट विलेज के साथ ही होता है कोई और विलेज, फिंट कॉम्ब एश फॉर्म, ये वहाँ पे फिर चली जाती है टेस। कुछ अर्सा वहाँ पे काम करती है, और उसी दौरान ही वो ये डिसाइड करती है कि वो एमनिस्टर जो है वो इज़ अ प्लेस जहाँ पे एंजल के पेरेंट्स रह रहे होते हैं, कि वो वहाँ पे जाए। बट एट द लास्ट मोमेंट वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, और फिर वो नहीं जाती। देन जब वो वापस आ रही होती तो उसकी मुलाकात होती है एलिक से।
अब एलेक भी काफ़ी चेंज हो चुका होता है और वो जो है वो प्रीच करना स्टार्ट कर देता है। अ काइंड ऑफ प्रीस्ट हम कह सकते हैं, कोई इस तरह का वो काम कर रहा होता है, रिलीजियस टाइप आदमी बन जाता है। बट जैसे वो टेस को देखता है वो अपनी उसकी वो इंटेंशंस जो है वो चेंज कर लेता है और अगेन वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उसको टेस को काफ़ी कहता भी है कि अगेन तुम वापस आ जाओ, बट टेस उस वक्त जो है वो इनकार कर देती है। देन क्या होता है, जब टेस घर जाती है तो उसकी मदर काफ़ी बीमार होती हैं, बट वो तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसी वक्त उसके फादर की डेथ हो जाती है ड्यू टू सम अननोन इलनेस। अब जो है वो ये होमलेस एक तो हो गए बिकॉज़ ये रेंट पे रह रहे होते हैं कहीं पे, तो अब ये एक तो होमलेस हो गए और दूसरी बात ये है कि इनके घर में कुछ पहले जो सहारा था इनके फादर का, अब तो वो भी नहीं रहा। तो अब सारा बोझ जो है वो टेस के कंधों पे आ जाता है। तो टेस सोचती है कि वो एलेक के साथ अब रहे, मीन्स वो ये सोचती है कि एलेक के पास जितना दौलत वगैरह है, जो कुछ वो इसकी फैमिली को कंफर्ट्स दे सकता है, वो उसको डिनाई नहीं करती। तो वो चली जाती है एलेक के पास सेंट बॉर्न इज़ अ वेरी रिच प्लेस, बहुत इसका बड़ा सा वहाँ पे घर होता है, बहुत अच्छी जगह होती है। तो ये वहाँ पे एज उसकी मिस्ट्रेस रह रही होती है उसके साथ। देन अच्छा, यहाँ पे एक एलेक ये भी करता है कि वो टेस को कन्विंस करने के लिए कि वो उसके साथ रहे, उसको कहता है कि एंजल कभी वापस नहीं आएगा, तो तुम भी बेहतर है कि अपनी लाइफ को कुछ जो है वो अपनी सही लाइफ जियो, मीन्स अपनी लाइफ में कोई अच्छा फ़ैसला कर लो। बट उसके कुछ अर्सा बाद एंजल जो है वो वापस आ जाता है। पहले वो टेस की फैमिली में जाता है, मीन्स टेस की मदर लोगों के पास, तो वो उसको बताती है कि इस तरह से टेस जो है वो एलेक के साथ रह रही होती है। तो ये वहाँ पे जाता है, तो टेस उसको इनकार कर देती है कि तुम बहुत लेट वापस आए हो, और इस तरह से इनकी लड़ाई हो जाती है और वो टेस उसको कहती है एंजल को अब कि अब कभी भी आपने वापस नहीं आना। तो वो वहाँ से चला जाता है। देन टेस जो है वो इन अ फिट ऑफ फ्यूरी क्या करती है कि एलेक को उसका मर्डर कर देती है विद नाइफ। अब यहाँ पे एलेक की डेथ हो जाती है, तो टेस फिर वापस जाती है अगेन एंजल के पास, उसको मीन्स जब वो वापस जा रहा होता है तो उसको ढूंढ लेती है। जब वो एंजल को बताती है ये सारी स्टोरी कि मैंने किस तरह से उसका मर्डर किया है एलेक का, तो पहले तो वो यकीन नहीं करता, बट अगेन बाद में वो यकीन कर लेता है। फिर वो कुछ वीक्स के लिए या सम डेज़ के लिए कहीं पे वहाँ पे साथ ही कहीं भाग जाते हैं और वहाँ पे रह रहे होते हैं। कोई खाली घर वगैरह पड़ा होता है, वहाँ पे वो कुछ दिन इकट्ठे रहते हैं और वहाँ पे एक मोन्यूमेंट होता है स्टोन हेंज, लाइक यादगार बिल्डिंग्स या कोई माजी की इस तरह से तारीखी जगह जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहीं पे वहाँ पे है स्टोन हेंज। तो ये वहाँ पे जब टेस एंड एंजल होते हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो टेस को अरेस्ट कर लेती है। देन उसके बाद जो है वो आफ्टर सम डेज़ वहाँ पे टेस को जो है वो सज़ाए मौत हो जाती है और उसको फिर उसके बाद जब उसको ये पुलिस ले जाती है तो उसके बाद एक ब्लैक फ्लैग लहराया जाता है, जो कि इस बात का सिंबल है कि टेस को जो है वो उसकी सज़ा मिल चुकी है, उसको फांसी दे दी गई है। देन एंजल टेस को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो टेस एंजल से कहती है कि ही मस्ट प्रॉमिस हर कि वो उसके बाद लीज़ा लू यानी कि उसकी छोटी सिस्टर से जो है वो शादी कर लेगा, और एंजल उससे शादी कर भी लेता है। और जब स्टोरी एंड होती है तो उस वक्त एंजल और लीज़ा लू जो है वो वापस जा रहे होते हैं और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।